हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस। यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस। अभी आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर और जून साल में 2 बार होता है। तो अभी जो जून 2024 में नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हिंदी का ये सिलेबस रहेगा। तो ये सिलेबस देख लेते हैं हम, इसमें कितने यूनिट हैं, किस प्रकार से हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही महीने रह गए हैं। अप्रैल फर्स्ट वीक में, यानी कि आज 1 तारीख है जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो अप्रैल फर्स्ट वीक में यूजीसी नेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलने की पॉसिबिलिटी है। तो एक आप सभी लोग 5-4 दिन में सुन रहे हैं कि यूजीसी नेट ने बड़े बदलाव किए हैं। तो वो जो बदलाव है वो सिलेबस को लेकर नहीं है, वो बदलाव हैं आपको नेट का जो यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरेंगे उसमें 3 बदलाव किए गए हैं, 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो आप हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर इसकी वीडियो देख सकते हैं कि फॉर्म फिल करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो इसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सिलेबस बदला है, क्या यूजीसी नेट ने हिंदी का सिलेबस चेंज किया है। तो यूजीसी नेट ने एनटीए ने जो है हिंदी का, जो एनटीए कंडक्ट करती है यूजीसी नेट का जो पेपर, उसने जो सिलेबस है हमारा यूजीसी की तरफ से बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। तो पहली ही इकाई जो है, पहले ये देख लेते हैं कि जो सिलेबस है हमारा कि कितनी इकाइयों में बटा हुआ है, क्योंकि जो कैंडिडेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं सबसे पहले उनके दिमाग में हिंदी का जो सिलेबस है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम इसमें कितनी इकाई हैं। तो इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 और इकाई 4, इकाई 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरीके से हम देखेंगे टोटल जो है सिलेबस हमारा 10 इकाइयों में बदला हुआ है, यानी कि आप इसे 10 यूनिट कह सकते हैं। अब अप्रैल फर्स्ट वीक, आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फर्स्ट वीक में जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलने की संभावना है। शायद 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं वो 2 महीने में कैसे अपना सिलेबस करें, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें। तो उनको ये समझा देती हूँ कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उन्हें नहीं पता होता कि क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ, हो सकता है इससे किसी की हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले यूनिट 1 है यूजीसी नेट का जो आपका सिलेबस दिया गया है उसकी हिंदी भाषा और उसका विकास, यानी कि आपको हिंदी भाषा के पढ़ना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो हिंदी भाषा यानी कि भाषा, अगर भाषा की बात की तो हिंदी का व्याकरण भी यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि भाषा जो है बिना व्याकरण के भाषा पूरी नहीं होती। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि उसके अंदर हिंदी की जो ऐतिहासिक, यानी कि हिंदी को किन किन स्टेजेस को पार करके हिंदी ने अपना मानक रूप प्राप्त किया। ठीक है, भाषा जैसे कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक है, और किस प्रकार की भाषाएं हैं ये। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जैसे कि ये है पाली, प्राकृत। ठीक है, ये मध्यकालीन है। ऐसे ही प्राचीन आर्य भारतीय आर्य भाषाओं के अंदर आप संस्कृत देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बस इसमें थोड़े थोड़े प्रश्न बनते हैं। शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और इनकी विशेषताएं, तीनों ये चारों पढ़नी है। अपभ्रंश अब और पुरानी पुरानी हिंदी का संबंध, यानी कि अपभ्रंश अवहट, अपभ्रंश को हम क्या कह देते हैं, अवहट भी कह देते हैं। तो जैसे कि हमारी हिंदी है, सबसे पहले संस्कृत थी, फिर उसके बाद संस्कृत से पाली, और पाली के बाद फिर प्राकृत, प्राकृत और प्राकृत के बाद फिर क्या आती है हमारी हिंदी। यानी कि ये सारी स्टेजेस आपको पढ़नी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें और नहीं है। तो अवहट भी अपभ्रंश को ही कहते हैं। और पुरानी हिंदी का क्या संबंध है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, देखो 3 चीज़ें हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं। तो ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं की बात कर रहा था यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। ठीक है,
तो एक प्रश्न तो यहाँ से बन जाता है। अब हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार क्या है, यानी कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और हिंदी के अंतर्गत जो है 18 बोलियां आती हैं। ये सारा जो है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं होगी और ये 18 इनकी क्या होगी, बोलियां होगी। तो अगर आपको ये टॉपिक जो है ये आपको हमारे चैनल पर आपको ऐसे के ऐसे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने डाल रखा है। देवनागरी लिपि के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, ये नहीं करवाया है, अभी करवा देंगे। हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दखनी और हिंदुस्तानी, यानी कि हिंदी को और क्या क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं, कोई उर्दू कहता है, कोई दखनी और कोई हिंदुस्तानी। तो ये कोई खास नहीं और इसमें से कोई प्रश्न भी यहाँ से आता नहीं है, लेकिन सिलेबस में दे रखा है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से ये जो मैंने 3-4 लाइनें आपको बताई है, यहाँ से एक प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद आता है हिंदी का भाषिक और स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्याख्या, खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में, यानी कि संज्ञा, विशेषण। अब देखना, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, यानी कि आपको ये जो वर्णमाला है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, यानी कि हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं वो तालव्य के आधार पर, कोई ये है ना जीभ के उच्चारण के आधार पर, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। और ये शायद आपने पढ़ भी रखा होगा क्योंकि अभी 2 महीने का ही टाइम है, ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे रिवाइज कर लें। और ये जो है लिंग, वचन, कारक, ये सारा आपका हिंदी व्याकरण आ गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारा। ठीक है, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। अब हिंदी भाषा प्रयोग के विविध, यानी कि हिंदी को मानक भाषा भी कहते हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, इनमें डिफरेंस क्या है, यानी कि इनका अंतर, ये आपको पढ़ना है। संचार माध्यम, हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इस पर भी वीडियो हमने डाल रखी है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण, ये भी सीधा डायरेक्ट इसी टॉपिक से आपको हमारे यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी इकाई जो है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब यहाँ से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो जाता है। तो हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, यानी कि जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास है, हमारे हिंदी साहित्य अनेक विद्वानों ने लिखा, तो किस किस ने कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, राम कुमार वर्मा ने लिखा, ग्रियर्सन ने लिखा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और गार्शा दत्तासे ने, अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन किया, लेकिन उन्होंने कौन सी पद्धतियाँ अपनाई, तो ये जो है टॉपिक, इसकी एग्जैक्ट आपको इसी टॉपिक से वीडियो मिल जाएगी अपने चैनल पर। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये भी सीधा इसी के नाम से आपकी वीडियो डाल रखी है मैंने। आदिकाल की विशेषताएं तथा साहित्यिक प्रवृत्तियां, ये भी डाल रखी हैं, यानी कि आदिकाल के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसमें ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल यूजीसी नेट के तरीके से ही पढ़ा रखा है ये सारा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य भी पढ़ा रखा है, पूरा रासो साहित्य मैंने डाल रखा है। आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, ये तीनों साहित्य पढ़ा रखे हैं। अमीर खुसरो, विद्यापति, ये भी हमने सारा उसमें पढ़ा रखा है। दूसरा आता है, ये आदिकाल आपका हो गया। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आपका भक्ति काल और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका रीतिकाल। तो भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण पढ़ने हैं। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य। अब देखो, इन टॉपिक को देखकर तो आपको लगता है कि ये तो सारा हमने एमए में पढ़ रखा है, लेकिन जो आपका यूजीसी नेट का पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो उसमें इस तरीके यहाँ से प्रश्न कोई एक आध ही बनता है। आपको नहीं पता भक्ति काल में से कितने प्रश्न बनते हैं, वो किस प्रकार से यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे भक्ति काल है, इसको हम 2 काव्य धाराओं में बांट देंगे, एक सैगुण के अंदर और एक निर्गुण के अंदर। तो सैगुण निर्गुण काव्य धारा के अंदर हम पढ़ेंगे संत काव्य और सूफी काव्य। इस तरीके से आप जब भक्ति काल प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो संत काव्य, सूफी काव्य मैंने अलग अलग पढ़ा रखे हैं।
और सैगुण के अंतर्गत आप देखेंगे तो राम काव्य नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी और यहाँ पर आपको कृष्ण काव्य के नाम से वीडियो मिल जाएगी। तो ये भक्ति काल हमने विद एमसीक्यूज हमने करवा रखा है, आदिकाल के भी एमसीक्यूज डाल रखे हैं। तो भक्ति काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत ये भी पढ़ा रखे हैं। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय भी हमने डाल रखे हैं। निर्गुण सैगुण कवि और उनका काव्य ये भी सारा हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, अब आता है रीतिकाल के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो ये पृष्ठभूमि मैंने नहीं डाला था क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए है और अभी हम चैनल पर ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए कंटेंट डाल रही हैं, तो ये भी मैं डाल दूंगी। बस थोड़ा सा आपको ये इतना ध्यान रखना है कि जब रीतिकाल का साहित्य लिखा जा रहा था तो समाज की क्या दशा थी, संस्कृति में क्या कुछ बदलाव हो रहा था, ये सब इस पृष्ठभूमि में बताना होता है। तो ऋतुकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, वो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, और रीति कवियों का आचार्य। तो सबसे अच्छा ये जो आपको वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 और ये 3 और ये नंबर 4 यानी कि 4-5 वीडियो में जो है रीतिकाल आपका संपूर्ण हो रखा है और रीतिकाल की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाइए और ये सारे जो है आपको टॉपिक मिल जाएंगे। आगे आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आधुनिक काल का विकास एक गद्य का विकास होता है और दूसरा पद्य का विकास होता है। जब पद्य का विकास होता है इसके अंदर हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग यानी कि भारतेंदु युग की कविताएं, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी, फिर प्रयोग, फिर प्रगतिवाद। ठीक है, तो ये सारा हम नई कविता तक के हम इसके अंदर पढ़ेंगे और गद्य के अंदर हम पढ़ेंगे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, ये होते हैं। तो आधुनिक काल को हम यहाँ से देखते हैं। आधुनिक काल इसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और बिल्कुल यूजीसी नेट और मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप जो आप से आपको आधुनिक काल अपने चैनल पर पढ़ा रखा है, उसमें हिंदी गद्य का उद्भव और विकास एज इट इज़ मिल जाएगा आपको। भारतेंदु पूर्व हिंदी मतलब क्या ही स्थिति थी और भारतेंदु और उनका युग ये भी डाल रखा है, सारा आपको मिल जाएगा यहाँ तक का। उसमें मिलेगा आपको आधुनिक काल गद्य का उद्भव और विकास इस नाम से या आधुनिक काल के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी और यहाँ तक का उसमें सारा कवर कर रखा है। उसके बाद दूसरा आपको मिलेगा द्विवेदी युग के नाम से वीडियो मिलेगी, उसमें द्विवेदी युग और उनके समकालीन जितने भी कवि थे और उनकी रचनाएं हैं वो सारा डाल रखा है। तीसरे नंबर पर आपको छायावादी काल मिल जाएगा और छायावादी काल से लेकर आपके प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, सभी के मैंने यहाँ पर आपके इनके समकालीन जितने भी कवि हैं और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। तो आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा, क्या क्या मैंने डाल रखा है। अब आता है हिंदी गद्य की विधाएं। अब ये हिंदी गद्य के अंदर क्या क्या आते हैं, उपन्यास आते हैं, कहानी, नाटक और निबंध, ये आपको पढ़ना है। तो नाटक मैंने अपने चैनल पर करवाए, अभी इनमें से मैंने नहीं करवाए हैं क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं और मैं चाहती हूँ कि कुछ बच्चे ग्रुप में जुड़ें, कमेंट्स करें कि मैम ये आप पहले करवाइए। तो जो वो जिस हिसाब से कमेंट करेंगे मैं उसी हिसाब से इन टॉपिक्स को करवाऊँगी। उसके बाद क्या है, अब ये लिखने में तो ऐसे लिख दिया कि नाटक, हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण और भारतेंदु युग, इसके अंतर्गत बहुत कुछ आ जाता है। सेम ऐसे ही निबंध के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। जैसे कि नाटक क्या है, नाटक को 2-3 भागों में बांटते हैं। एक तो जैसे भारतेंदु युग जो नाटककार थे, फिर दूसरा प्रसाद युगीन नाटककार और फिर प्रसादोत्तर नाटककार। तो इसमें भारतेंदु युग के भी बहुत सारे नाटककार आ जाते हैं, उनके नाटक आ जाते हैं। ऐसे ही प्रसादोत्तर युग के बहुत सारे नाटककार, उनके नाटक। तो काफ़ी ये थोड़ा सा वैसे 2-3 दिन का, 2-2 दिन के या 3-3 दिन के आप टॉपिक मान लो, ये इतने ही दिन के हैं, ज़्यादा तो नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, याद करने में आपको टाइम लग सकता है। ये ट्रिक से हम आपको कहानी, नाटक और निबंध, उपन्यास जो हैं ये ट्रिक से हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं कौन कौन से होते, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और डायरी। तो यहाँ से जीवनी मैंने डाल दी हैं, रिपोर्टाज और डायरी आज और कल में आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद है इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 के अंदर आ जाता है साहित्य शास्त्र, यानी कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी कह देते हैं इसको। और इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, साहित्य शास्त्र। और साहित्य शास्त्र वो किसी का भी हो, चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो चाहे भारतीय काव्य शास्त्र हो,
तो ये भारतीय काव्य शास्त्र के तो कौन कौन से टॉपिक है, काव्य के लक्षण और काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, ये एक टॉपिक है, एक वीडियो का काम है। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, ये रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 संप्रदाय हैं, ये पढ़ने हैं आपको। रस निष्पत्ति, तो रस निष्पत्ति हमने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। साधारणीकरण में से भी एक प्रश्न जरूर बनता है। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति की वीडियो हमने डाल रखी है, बहुत अच्छी। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्ति होते हैं। काव्य गुण और काव्य दोष की वीडियो भी डाल रखी है, सीधे इसी नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता है ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ आचार्य हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कालरीज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। तो ये 3 3 6 6 5 6 7 हैं ये। तो इनकी रचनाएं पढ़नी है, बहुत आसान है और ज़्यादा टफ नहीं है ये, तो ये आपको करनी है। उसके बाद वैचारिक नेक्स्ट यूनिट आती है 4th, यानी कि यूनिट नंबर 4। इसके अंदर ये सारे दर्शन हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि है, विचार करने लायक ये, और भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, तो ये आपको मिल जाएगा। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण पढ़ना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये मैंने डाल रखा है। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण भी मैंने डाल रखा है। हिंदी नवजागरण के नाम से भी डाल रखा है, ये सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं। गांधी दर्शन क्या कहता है, अंबेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन, ये तीनों पढ़ने हैं। फिर मार्क्सवाद क्या होता है, मनोविश्लेषणवाद क्या है, अस्तित्ववाद क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद और अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी या अल्पसंख्यक, इन्हें कहते हैं अस्मिता मूलक विमर्श। तो ये भी आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद है, तो ये आपको यहाँ से हमारे इस चैनल पर आपको ये चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, एक बार आप विजिट ज़रूर करें। और अगर नहीं तो आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि मैम शुरू से शुरू कीजिए, तो मैं स्टार्टिंग से आपको करवा दूँगी। उसके बाद अब क्या आता है हमारे यहाँ पर अगली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, इसमें आ जाती है आपकी कविताएं। अब कविताएं आपको किस किस की पढ़नी है, एक तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है, एक अमीर खुसरो, विद्यापति की पदावली, इसकी पद संख्या दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। कबीर, जायसी की ग्रंथावली, सूरदास का भ्रमर गीत सार, और जो कि पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, उसके पद संख्या 21 से 71 तक पढ़ने हैं। उसके बाद जायसी की ग्रंथावली, जो कि ये भी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही रचित है, उसका नागमती वियोग खंड आपको पढ़ना है। उसके बाद कबीर की, जो कबीर नामक जो रचना है ये लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इसकी पद संख्या 162 209 तक ये आपको पढ़नी है। और तुलसीदास रामचरितमानस का उत्तरकांड, बिहारी सतसई की ये दोहा संख्या जो है 150 तक, घनानंद, ये मतलब ये कविताएं हैं सारी, मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय का आपको प्रिय प्रवास, और मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत पढ़ना है, और जय यानी कि नवम सर्ग पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन और महादेव वर्मा, ये जो चारों हैं आपके छायावादी के अंतर्गत आ जाते हैं। जब आप छायावादी युग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और स्पेशल इनका आपको आंसू और कामायनी पढ़नी है, लेकिन इनके अलावा बहुत कुछ ऐसी और कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि आपके यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं। तो जैसे छायावादी युग से मैंने डाल रखा होगा, छायावादी युग के नाम से आपको मिल जाएगी वीडियो, उसमें इन सब की सारी डिटेल से आपको रचनाएं मिल जाएंगी। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, ये प्रगतिवादी कवि हैं तो वहाँ से मिल जाएंगे आपको। और ये प्रयोगवाद कवि है, तो ये प्रयोगवाद के अंतर्गत ये सब आपको मिल जाएगी देखने को। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत पर, ये नहीं कि देखो कि यहाँ पर एक कवि का नाम दे दिया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, आप सोचेंगे इसकी तो 4 कविताएं मैं तो पढ़ गेरूँगा, ठीक है। ऐसे भवानी प्रसाद मिश्र की तो ऐसे नहीं है कि ये जो है, ये जितने भी कवि यहाँ पर दे रखे हैं इनका बहुत ज़्यादा है, इनकी कम से कम बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं, और ऐसे ही धूमिल की, और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो जब आप चैनल को देखेंगे तो ये प्रगतिवादी कवि में मिल जाएगा, इसकी सारी रचनाएं मिल जाएंगी। ऐसे ये प्रयोगवाद के अंतर्गत मिल जाएंगे, ठीक है।
ये नई कविता, ये भी प्रयोगवाद के ही कवि हैं, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हिंदी उपन्यास किस किस के पढ़ने हमें, तो गौरी पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान। अभी आप क्या सोचोगे कि ये जो उपन्यास है, एक पूरी किताब की किताब मिलेगी आपको इस उपन्यास की, तो पूरा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि जैसे मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान है वो किसने लिखा, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा। इसका क्या उद्देश्य है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, इसके पात्र कौन कौन से हैं, इसकी प्रमुख पंक्तियाँ कौन सी हैं, इस प्रकार से आपको ये करने हैं। ठीक है। ऐसे ही आगे का शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सब आप एमए में पढ़कर भी आए होंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला अंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साने की तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र धरती धन्य अपना। तो ये सारे उपन्यास हैं जो आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद हिंदी की कहानियाँ आ जाती हैं। तो उपन्यास की तरह ही कहानियाँ हैं, कि ये नहीं कि जो ये नाम दे दिए यही कहानियाँ तुम्हें पढ़नी है। इन कहानियों के बारे में तो आपको पात्र वगैरह और सब कुछ डिटेल से पता होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जैसे कि ये दे दिया, प्रेमचंद दे दिया, तो प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ हैं सभी का पता होना चाहिए आपको। जयशंकर प्रसाद ने भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, सभी कहानियों के नाम होने चाहिए। क्योंकि कहानियों के केवल ये नहीं कि एक एक कहानियाँ दे दी इन्हीं से एक एक प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद की मान लो कई सारी कहानियाँ हैं। अब इन्होंने जयशंकर प्रसाद की 4 कहानियाँ देकर पेपर में पूछ लिया कि इन्हें आरोही क्रम से लगाइए। ठीक है, या कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, या कौन सी कहानी में क्या कहा गया है, इस प्रकार से, या पात्र कौन से कहानी का है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न किए जाएंगे। हिंदी कहानी ऐसे ये सारे हैं आपको, ये कहानीकार जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, फणीश्वर नाथ रेणु, आगे शेखर जोशी, भीष्म सानी, कृष्णा सोबती, हरिशंकर परसाई, इन ये सब की कहानी आपको करनी है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 8, ऐसे ही इसमें नाटक हैं। सबसे पहले जैसे आपने उपन्यास देखे, फिर कहानी, फिर नाटक। तो नाटक मैंने करवा रखा है यहाँ से, भारतेंदु, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, धर्मवीर भारती, ये सारे जो नाटककार हैं और इनके नाटक आपको यहाँ से पढ़ने हैं। उसके बाद निबंध है, ठीक उसी प्रकार से जैसे उपन्यास है वैसे ही आपके निबंध हैं। और निबंध में आपको क्या क्या पढ़ना है, निबंध भी वैसे ही पढ़ने हैं जैसे मैंने अभी उपन्यास के बारे में बताया। तो ये जैसे कुबेर नाथ है, अध्यापक पूर्ण सिंह है, विद्या निवास मिश्र है, हजारी प्रसाद है, रामचंद्र शुक्ल, इनके बहुत सारे निबंध हैं। वो सभी निबंध आपको याद करने हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। और पर्टिकुलर जो ये निबंध दे रखे हैं यहाँ पर, ये तो आपको पता होना चाहिए कि इस निबंध के अंतर्गत क्या बात कही गई है। ठीक है, तो ऐसे आपको करने हैं। उसके बाद है इकाई नंबर 10। इसके अंतर्गत आपको आत्मकथा, जीवनी और अन्य गतिविधियाँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आत्मकथा एक वीडियो का काम है, जीवनी और रिपोर्टाज एक ही वीडियो में दोनों हो सकती हैं। ये छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज ये आपको याद जरूर करनी है। एकांकी भी याद करनी है, नाटक के अंतर्गत ही आ जाती हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्ति, महादेव वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसी राम, मुर्दहिया, शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में, ये मैंने जब जीवनी पढ़ाई थी तो उसके अंतर्गत पढ़ाई थी। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, ये शरद चंद पर लिखी गई है, ये सब बताया था। तो इस तरीके से आपको याद करनी है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जीवनी और आत्मकथाएं हैं, ये सारे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी कवियों मुख्य रूप से अगर हम बांट कर देना आपको, तो देखो और क्या है सिलेबस में, और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे बांटे हम अपने पूरे सिलेबस को, तो क्या बन जाता है इसमें आपका, एक तो आदिकाल आ जाता है, आदिकाल। उसके अंतर्गत फिर आपका आदिकाल के बाद क्या आ जाता है, भक्तिकाल। ठीक है, मोटे तौर पर बांट कर देखें, जो इसने इतना डिटेल से बताया, आदिकाल, भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, और फिर आ जाता है आपका आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के अंतर्गत मैंने बताए थे गद्य और पद्य दोनों आ जाते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, आधुनिक काल के गद्य के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, आपकी कहानी है,
नाटक है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है, ये सब आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। फिर उसके बाद आपका साहित्य शास्त्र आ जाता है, पश्चिमी साहित्य शास्त्र और हिंदी साहित्य शास्त्र, ये जो बताया। तो ये है टोटल आपका, और एक भाषा का चैप्टर है। बस ये सारा आपका है। इस तरीके से आप कोई बुक खरीदेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक चैप्टर मिल जाएगा, भाषा के नाम से आपको एक चैप्टर मिल जाएगा, ऐसे आदिकाल फिर भक्ति काल। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरा मैं सिलेबस जो है 1-2 महीने के अंदर, कोशिश रहेगी 1.5 महीने के अंदर ही पूरा करवाएं, क्योंकि बहुत हद तक हमने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। तो ये था आज का सिलेबस के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।